अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी बुकित बिंतांग में। ये बहुत मशहूर वॉक का एरिया है, यहाँ पर टूरिस्ट आना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ये मेरी वीडियो पहली मेरी जो वीडियोस लग चुके हैं उनकी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आपने स्किप नहीं करना, आपने इसको पूरी तवज्जो से सुनना है। अगर आप पूरी तवज्जो से सुनकर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मुझे बहुत आसानी रहेगी आपको गाइड करने में। अच्छा, आप मुझे जो मेरी पिछली वीडियोस लगी उसमें जो सबसे बड़ा जो मुझसे मेरे आप साथियों ने जो मुझसे सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि जी कॉलिंग वीज़ा, कि जी मैं फ़लाँ वीज़े पे आ रहा हूँ, इस वीज़े पे मुझे बताएं कि मुझे काम मिल जाएगा या ये मेरा वीज़ा सही है या इस पे मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने उनको इन शॉर्ट जो सारी बातें बताई वही मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कॉलिंग वीज़ा होता क्या है। ये याद रखें कि कोई भी मलेशिया के अंदर आज़ाद वीज़ा नहीं है। आज़ाद वीज़ा कोई बंदा आपको कहकर ये बुला रहा है कि ये आज़ाद वीज़ा है, जहाँ चाहे आप काम करो, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। मलेशिया में कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। हर वीज़ा, जो भी वीज़ा इशू होता है वो किसी न किसी कंपनी के अंडर इशू होता है, और उस कंपनी को जब वीज़ा का वो कोटा अप्रूव करवा रही होती हैं तो उसमें उन्होंने ये सारी डिटेल्स देनी होती है, तो तभी जाकर वो उनका वीज़ा अप्रूव होता है। फिर वो जाके किसी वर्कर को बुलाते हैं। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि इस बंदे का ओहदा क्या है, ये बंदा कितने अरसे तक यहाँ पर काम करेगा, इसकी तनख्वाह कितनी है, और साथ में अगर ये ओवर टाइम लगाएगा तो इसको कितने पैसे मिलेंगे, और साथ में अगर इसको कोई दौरान मुलाजमत कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई बीमार होता है, कोई नुकसान होता है, कोई हादसा होता है, तो इसकी इंश्योरेंस कितनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देकर ही वीज़ा का जो कोटा है वो कंपनियों को अप्रूवल मिलती है। इन इन्फॉर्मेशन के बगैर जो है वो कोटा बिल्कुल अप्रूव नहीं होता। तो इसलिए तो ये आप ये बात याद रखें कि जो भी वीज़ा अप्रूव होता है, कॉलिंग वीज़ा जिसमें आपको बुलाया जाता है, तो उसकी बाकायदा तनख्वाह, हर चीज़ जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बुलवाने वाला चाचा मामा गामा साजा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देकर बुला रहा है कि आपकी कितनी तनख्वाह होगी, कितना ओवर टाइम है, इंश्योरेंस कितनी है, कितने अरसे के लिए आपका क्या ओहदा है, आप प्लास्टर हैं, आप टाइल फिक्सर हैं, आप क्या चीज़ हैं, तो तब जाकर आपने आना है। अगर आपको वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, सिर्फ ये कह रहे कि ये आज़ाद वीज़ा है, आप जहाँ चाहे काम करें, तो मतलब यह है कि वो आपको फ्रॉड कर रहा है। फिर होता क्या है ये असल में ऐसा होता है कि कंपनियां वीज़े ये के लिए ही ये बनाई जाती हैं, यानी कि ये वीज़ा मिल, वीज़ा फैक्ट्री टाइप की ये कंपनियां होती हैं, 2 नंबर कंपनियां होती हैं। जस्ट कागज़ पूरे करते हैं और वीज़ा के अप्रूवल लेके वीज़े भेज देते हैं। अब काम इनके पास होता नहीं है, तो जब काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, आप जैसे मासूम लोगों को घेरेंगे और आपको यही कहेंगे कि जनाब आप इधर आ जाएँ और यहाँ पर जो है ना आप जहाँ चाहे काम करें। बंदा खुश हो जाता है कि वाह जी वाह, मेरे तो मज़े में जहाँ चाहे काम करूँ। तो फिर क्या होता है कि जब भी आप कहीं काम कर रहे होंगे, छापा पड़ेगा, तो इमिग्रेशन ने सबसे पहले यही चीज़ें आपकी कंफर्म करती है कंपनी से कि इनकी तनख्वाह किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी, इनकी इंश्योरेंस कितनी है, और इनको सैलरी किस तरह से किस तारीख को अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, क्या काम करते हैं, ये सारा डिटेल मांगते हैं। जब ज़ाहिर आपके पास ये डिटेल होगी नहीं, आप तो कहीं अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे थे, तो फिर क्या होगा, आप डिपोर्ट हो जाएंगे। और डिपोर्ट होने से पहले आपकी खातिर तवाज़ो की जाएगी, जेल में भेजा जाएगा, फिर ही आपको डिपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई, अब फिर दोबारा बताइए। आपने तवज्जो से मेरी बातें याद रखनी है। मेरी आपसे कोई ग्रीड नहीं है। मैं एट दी एंड ये नहीं कह रहा कि जी आप मुझसे रब्ता करें कि मैं आपको कॉलिंग निकलवा देता हूँ, नहीं। मैं आपको सिर्फ इन बेरहम एजेंटों के चुंगल से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई एक भी बच जाता है तो मेरा मुआवजा मुझे मिल गया अल्लाह ताला की रहमत से। तो ये प्लीज़ आपने ये सारी मेरी बातें नोट कर लेनी है। अब अगली बात आ जाती है कि मलेशिया में फिर आपने हर सूरत में आना ही है, तो क्या करने हैं भाई, इज़्ज़तदार कौमों की तरह से यहाँ पर आएँ। अगर आप विज़िट पर आ रहे हैं तो सिर्फ सैर करने के लिए हैं। विज़िट वीज़ा यहाँ पर आपको फिर एक दूसरी अहम बात भी बता दूँ कि विज़िट वीज़ा यहाँ पर जो आप ई वीज़ा लेकर आते हैं हरगिज़ तब्दील नहीं होता, कुछ तब्दील नहीं होगा। आपका विज़िट वीज़ा जो है सिर्फ 30 डेज़ की एंट्री होगी, वो भी अगर आपको मिल गई तो। जब एंट्री मिल जाएगी तो ये 30 दिन के अंदर अंदर आपने मुल्क छोड़ना होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ओवर स्टे होने की कोशिश करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। कोई आपको ये कहे कि जी आप विज़िट वीज़ा पर आ जाओ, मैं यहाँ आपका वर्क वीज़ा कन्वर्ट करवा दूँगा, आपको मैं बिज़नेस करवा दूँगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ से वापस आपने जाना ही जाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इज़्ज़त से जाना है या जेल की हवा खा के जाना है। तो आपने ऐसे ही लोगों की किसी बात पर यकीन नहीं करना। विज़िट वीज़ा यहाँ पर चेंज ही नहीं होता। अब आ जाते हैं जी, जब आपको पता चल गया कि विज़िट वीज़ा भी चेंज नहीं होता,
तो अब सिर्फ वही लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं, टूरिज़म के हवाले से आ रहे हैं, या जो आपका मेन पर्पज़ है। अगर आप बिज़नेस के लिए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस आपको यहाँ पर किस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस की आपको रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी बताई है पिछली वीडियोज़ में कि कम से कम कंपनी का कैपिटल 5 लाख रिंगिट हो, बल्कि उससे ज़्यादा होगा तो ही वो आपकी बात सुनेंगे, लाइन में आप लग सकेंगे, वरना नहीं। तो 5 लाख से 1 मिलियन तक की रिंगिट की जो कंपनी होती है उसी के ऊपर ही वीज़ा इशू हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रोसेस जो है वो कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। वो भी 2-3 महीने ऐसे नहीं लग जाते हैं कि किसी एजेंट ने आपको कह दी और 2-3 महीने लग जाएंगे, बल्कि क्या होता है कि 3 से 5 दिन कंपनी सेशन में लग जाते हैं। फिर उसके बाद उस कंपनी का ऑफिस लेना पड़ता है, उसका बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और बैंक अकाउंट आसानी से नहीं खुलता पाकिस्तानियों का जब तक उसके अंदर कोई लोकल ना हो। ये बड़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तवज्जो से सुननी है। और फिर उसके बाद लोकल काउंसिल का लाइसेंस लेना पड़ता है। जब लोकल काउंसिल का लाइसेंस मिल जाता है तो फिर जाकर आप लाइन में खड़े होते हैं। और ये भी अगर आपने कोई एक्टिविटी ऐसी वैसी डाली है जिसके लिए अलहदा से लाइसेंस की ज़रूरत है, जैसे आपने कह दिया कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँगा, रेस्टोरेंट बनाऊँगा या कुछ करूँगा, तो वो भी उसको आपको अलहदा लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और ऐसे लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने तवज्जो के साथ याद रखनी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो इंशाल्लाह आप यहाँ पर बिज़नेस भी कर सकते हैं। और बिज़नेस करने के लिए ये मस्त चीज़ें हैं, ये मस्त चीज़ें। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी ये इनके बगैर आपको मैं बस आप मुझे पैसे दें और मैं आपको वीज़ा लेके दे दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी होती है ऑफिस की, और आप फंस जाएंगे। अब आ जाते हैं कि जी अब बेस्ट बिज़नेस के लिए जो आसानी से वीज़ा देने वाले सेक्टर कौन से हैं। तो आसानी से जो वीज़ा का सेक्टर है वो आपके लिए आईटी है। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपकी आईटी की एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, तो आप यहाँ पर आईटी की कंपनी बनाकर उस पर आपको आसानी से वीज़ा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी आप जो चाहे बिज़नेस करें, जो चाहे भले जो मर्ज़ी बिज़नेस करें, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट यही रहेगी, कम से कम 5 लाख और 1 मिलियन या उससे ज़्यादा। इससे कम की कंपनी की कैपिटल की कंपनी है तो वो सिर्फ 2200 रिंगिट में भी बन जाती है। उसका कैपिटल सिर्फ 2 रिंगिट वो शो कराते हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि सिर्फ आपके पास 2 रुपये हैं बिज़नेस करने के लिए, यानी कि 2 रुपये यानी कि 2 रिंगिट मलेशियन करेंसी है बिज़नेस करने के लिए। अब आप बताओ, जब आप किसी को ये कहो कि जी मेरे पास 2 रुपये हैं बिज़नेस करने के लिए, तो क्या आपको कोई चाय भी पूछेगा? आपको चाय किसी ने नहीं पूछनी, तो वीज़ा क्यों कोई देगा? तो लिहाजा 2 रिंगिट वाली कंपनी के ऊपर वीज़े बिल्कुल नहीं निकलते, ये याद रखिएगा। वीज़ा उसी कंपनी पे निकलता है जिसकी ये अभी मैंने सारी डिटेल बताई है वो है। तो अगर वो नहीं है, 5 लाख रिंगिट या 1 मिलियन रिंगिट नहीं है, तो नहीं निकलेगा वीज़ा। और बाकी वो भी ऐसे नहीं कि 5 लाख रिंगिट किसी ने शो करवा दिया, ये 3.25 करोड़ रुपया बनता है, अगर ये शो करवा दिया तो आपका वीज़ा निकला है कि नहीं। ये सिर्फ शो करवाने से खाली आप लाइन में खड़े हो सकते हैं, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं जी सबसे आसान और रिस्पेक्टफुल लॉन्ग स्टे वाला वीज़ा कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लॉन्ग स्टे वाला जो वीज़ा है वो सिर्फ एजुकेशन वीज़ा है। एजुकेशन में ये है कि अगर आपकी कॉलेज की हाज़िरियाँ पूरी होंगी और आप कहीं आसे पासे कोई उल्टी सीधी हरकत करते हुए, काम करते हुए पकड़े भी जाते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में आपकी हाज़िरियाँ पूरी होंगी तो फिर भी छूटने के चांसेस हैं। सबसे बेस्ट जो मैं पढ़े लिखे लोगों को रिकमेंड करता हूँ, किसी ने कम अज़ कम मैट्रिक या FA किया हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट जो वीज़ा है वो है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा का ये फ़ायदा होता है कि आपने किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं देने। मुझे कहेंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के दे दूंगा, कॉलेज में एडमिशन करवा के दूंगा, कोई मैं आपसे चार्जेस नहीं लूँगा। यही है वो काम। अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है और पैसे लेकर आपको एडमिशन करवा के दे रहा है, तो इसका मतलब है वो आपके साथ वो भी एजेंट ही है। आपने ऐसे एजेंटों से बचना है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी फ़ीस देनी है, EMGS की फ़ीस देनी है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, वो सीधी की सीधी आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को देनी है, तो ये है वो तरीका। बेस्ट तरीका ये है कि आप एजुकेशन वीज़े के ऊपर आ जाएं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, फिर यहाँ एक्सप्लोर करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाए तो आगे बढ़ें, फिर भले आप बिज़नेस करें या जो चाहे करें। मैंने कोशिश किया कि ये बड़ी मालूमात जो हैं, अहम मालूमात जो हैं वो आपको जल्दी दे दूँ। अगर कुछ मिस भी हो गया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।